हमारे पास आज डेट है, ये है 16 जुलाई, ऐसे ही है। 16 जुलाई। 16 जुलाई है और अभी हमारी आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे 20 से लेके 22-23 तक शायद एग्जाम्स है, ऐसे ही है। और हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी फिर अब 30 जुलाई को। ठीक है, तो वो क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी 30 जुलाई। उसके बाद फिर 6 को हमारी क्लास बनती है, 6 अगस्त को। और 6 अगस्त के बाद हमारी क्लास बनती है 13 अगस्त को। तो 6 और 13 की क्लासेस मैं शायद नहीं ले पाऊंगा। 6 अगस्त और 13 अगस्त की मैं क्लासेस नहीं लूंगा। तो आई एम श्योर आपके एग्जाम्स भी शायद ये 13 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान होंगे। तो इन एनी केस शायद एक वीक जो है वो मेरा ऑफ होगा, दूसरा तो एग्जाम वीक ही होगा। तो वो एक वीक की क्लास मैं पहले लूंगा, यानी इससे पहले कोशिश करूंगा कि मैं वो एक क्लास आपकी फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम की डेट्स हैं क्या है, चेक करें। एकेडमिक कैलेंडर अगर आपके पास कहीं है तो। इतनी इतनी मेहनत ना करो, मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी अब जो ये 5th वीक है ना, तो 3 क्लासेस बचती हैं इसके बाद। 3 में से जो एक क्लास है वो रेगुलर हमारी होगी, बाकी जो 2 क्लासेस हैं उनके अगेंस्ट हम कोई मेकअप क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो मैंने आपका प्रेजेंटेशन वीक रखा हुआ था वो मेरा 8th वीक होता है, तो उस 8th वीक को मैं एग्जाम के बाद ले जाऊंगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करें सादे लफ्जों में, तो मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी है आपकी 6 अगस्त से पहले। 20 अगस्त का, ओके फाइन। तो ऑलमोस्ट ये यही टाइम बनता है कि 20 अगस्त का मतलब ये है कि मैं आपका जो आपकी जो प्रेजेंटेशन लूंगा वो मैं 27 अगस्त में लूंगा, एक वीक बाद। बस ये याद रखें। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एक क्लास मेरी 27 अगस्त को होगी जो मैं मिस करूंगा, और एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने 6 अगस्त से पहले लिया। तो ये मेरी 2 क्लासेस कवर हो जाएंगी जो मैं मिस करूंगा, 6 और 13 अगस्त वाली क्लास। ठीक है, आई होप में मेक सेंस। ये हमारा 5th वीक है, अब 3 वीक्स रह गए। एक वीक हमारा हो जाएगा अगले एग्जाम के बाद वाले वीक में 30 अगस्त को। 2 वीक बच गए, वो एक वीक हमारा 27 अगस्त को होगा। और एक वीक की क्लास में उससे पहले ऑनलाइन या कैंपस पे लूंगा आपकी, ताकि हम उस अपने कंटेंट को जो है जो रह गया या डिस्कशन पार्ट जो हमारा उसमें कवर हो जाए। प्रोबेबली मैं उसको ऑनलाइन लूंगा ताकि डिस्टेंस लर्नर्स भी उसमें आ जाएं और उसमें जो डिस्कशन हमारी डाउट्स है किसी के वो क्लियर हो जाए। और 27 अगस्त में रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज द वीक, इट इज संडे, जिसमें आप लोग अपने फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे ऑन योर प्रपोजल। ठीक है, जिसको हम अगले अब इस टाइम पीरियड में डिस्कस करेंगे, इस वीक में, अगले वीक में और उससे अगले वीक में, कि उसमें आपने क्या प्रेजेंट करना है। प्रपोजल डॉक्यूमेंट पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको आज कुछ गाइडेंस दी है कि किस तरह से उस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करना है। उसी डॉक्यूमेंट से आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है, आई होप चीजें कुछ सीधी हो गई हैं, अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा ये सेमेस्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो इसमें थोड़ा लोड ज्यादा होता है। बट ये कि दिस इज हाउ थिंग्स आर, वी हैव टू डू इट, थोड़ा सा उसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर कोई सवाल किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सबके टॉपिक्स फाइनलाइज हो गए हैं, देयर इज नोबडी हु इज लेफ्ट विद द डिसीजन ऑन हिज और हर टॉपिक। तो टॉपिक जो है वो अगर आपका फाइनलाइज हो गया है तो आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट अब बनना शुरू हो जाना चाहिए। उस पर हम चीजें ऐड करेंगे अगले 1-2 हफ्ते में। और अभी मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन सेक्शन ऐड करने का बताया है और उसका तरीका भी बताया कि उसमें क्या चीजें आई। और अब उसमें जो गलतियां हम करते हैं उनको डिस्कस करते हैं इन टूडेज क्लास, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, ताकि आप उस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकें। रिसर्च क्वेश्चन जो जनरली होते हैं ना, ये आपके जो जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उनके लिए ये पार्ट होता है।
जो आपके समझे CS साइड के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनके लिए इस पार्ट को का होना ना होना बराबर है, तो यहाँ कवर है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मल रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। ठीक है, आपने अपना टॉपिक फाइनलाइज कर लिया, उसी टॉपिक पे काम कर रहे हो जो मैंने बताया आपको। ओके, दैट इज अ गुड एरिया, उसमें आपको आइंदा फायदा होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर आप आगे हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना चाहोगे तो आपको नजर आएगा कि लोग उस एरिया में अच्छे फंडेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ जी 3 और 18 अगस्त को लॉन्ग की क्लासेस है, आप नहीं ले सकते। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि 6 अगस्त को क्लास है मेरी, 3 को नहीं है। डेट्स अगर आप देखें तो संडे 6 और 13 की क्लासेस मैं नहीं लूंगा, तो इनकी जगह जो 2 क्लासेस हैं, एक मैं पहले लूंगा 6 अगस्त से, और एक जो है एग्जाम के बाद लूंगा। 27 के बाद क्या 27 को लूंगा ना, बताया भी है सर, आप सुन नहीं रहे। मैंने कहा कि 27 अगस्त को मैं क्लास लूंगा, जो कि 13 अगस्त वाली क्लास। ठीक है, क्योंकि 13 अगस्त की क्लास में मैंने आपकी प्रेजेंटेशंस लेनी थी, फाइनल प्रेजेंटेशंस लेनी थी। ठीक है, तो वो मैं शिफ्ट कर दूंगा एंड टर्म के बाद, तो उसका आपको फायदा टाइम मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन। ठीक है, एक क्लास बच जाती है 6 अगस्त वाली, वो मैं 6 अगस्त की क्लास 3 अगस्त से पहले लूंगा। यानी एक तो रेगुलर 30 अगस्त को क्लास है ना मेरी, तो हो सकता है मैं 31 को ले लूं, हो सकता है 1 को ले लूं, वो मैं आपसे ऑनलाइन सेशन करूंगा। समझ गए बात, तो वो वहां कवर हो जाएगा, और जो डाउट्स है हमारे वहां पे वो कवर करके हम कोर्स कंटेंट खत्म कर देंगे। सर, जो 6 अगस्त वाली क्लास आप 3 से पहले लेंगे तो वो ऑनलाइन होगी। वही ऑनलाइन होगी सर, उससे उसके अलावा कोई ऑनलाइन सेशन नहीं। ठीक है, नहीं हंस रहा है पीछे, अंदर नहीं फाइल्स दे रहे हैं आप। ठीक है जी, और कोई शक शुबा? आलमगीर साहब क्लियर हो गया अभी? बिल्कुल सर, सही है, सलमान क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज फॉर दी डिस्टेंस लर्नर स्टूडेंट्स एज वेल, कि जो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स शक शुबात हैं वो इस ऑनलाइन क्लास में वो कवर कर सकते हैं, जो हम लेंगे 30 अगस्त के आसपास। ठीक है, तो उसमें और एक जो इम्पोर्टेंट चीज अभी डिस्टेंस लर्नर्स की है कि उनमें से अभी तक बहुत सारे लोगों ने अपने रिसर्च टाइटल मुझसे फाइनलाइज नहीं करवाए हैं। वो जरूर जो है अपने रिसर्च टॉपिक्स जो आपके सर्कल में लोग हैं उनको बताएं, और अगर जो लेक्चर सुनते हैं वो ये चीज़ फाइनलाइज कर लें, क्योंकि अगर टाइटल ही फाइनलाइज नहीं होगा तो बाकी सारा काम नहीं होगा। तो टाइटल को जरूर फाइनलाइज कर लें, और टाइटल के लिए मेरे लेक्चर्स जरूर सुन लें। टाइटल को जो है वो फौजी IRP नहीं होनी चाहिए, याद रखें। जो एक IRP आप करते हैं ना अपने यंग ऑफिसर कोर्सेज में और मिड करियर कोर्सेज में, वो एक और चीज होती है, वो एक आप समझे कि खबरनामा होता है कि जी ये चीज है इसके अंदर, अच्छी अच्छी तस्वीरें होती हैं उसके अंदर। तो ये जो फॉर्मल रिसर्च है, ये फॉर्मल रिसर्च इंडिविजुअल रिसर्च पेपर IRP जिसको एब्रीवेट करते हैं फौज में, वो नहीं है। तो उससे काइंडली अपनी जान छुड़ानी है, उससे दूर भागना है, क्योंकि वो फौजी तरीका है, सरकारी तरीका है। सरकारी तरीका यहाँ पे अब नहीं चलेगा। ये इनफॉर्मल या कहें कि फॉर्मल सिविल रिसर्च है। तो इसमें जल्दी आप आ जाएं, अपने दिमाग को इस पे ले आए, इसका फायदा है आपको, उसका फायदा नहीं है, उसका नुकसान है। तो काइंडली उस पर्सपेक्टिव से सारे लोग अपने रिसर्च टॉपिक को मुझसे जरूर अप्रूव करवा लें। हर टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर्स होने चाहिए जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम कम है, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आपको मे बी रिपीट शायद करना पड़े, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी के अंदर से आएंगे। मिड टर्म को हम शेयर डिस्कस कर लेते हैं, मिड टर्म एग्जाम को, इससे पेशर के आगे चले। मैं जो मिड टर्म एग्जाम आपसे लूंगा, मिड टर्म एग्जाम में अब तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं क्लास में, जो डिस्कस की हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, इन्हीं नोट्स के अंदर से सवाल आएंगे। और सवाल आएंगे वो, जिसके लिए कोई ओपन बुक ओपन नोट्स चीज नहीं होगी। आपने अपने नोट्स को कवर करके आना है, और जो चीज़ हमने क्लास में डिस्कस की है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कुछ चीजें, उन्हीं के अंदर से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और जो आपको पता होंगे तो आप जवाब देंगे, अगर नहीं पता होंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, लाइक एक सवाल मेरा हो सकता है जी कि अपना रिसर्च टाइटल लिखें, तो उसके लिए कोई आपको ओपन बुक ओपन नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मेरा रिसर्च टाइटल क्या है, याद होना चाहिए आप। ठीक है, तो आप बस अपने दिमाग से जवाब दें उसका, उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। रिलेशनशिप में थोड़ी समझ के आने
आपका टॉपिक है, कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि आप टाइटल है वो उसको आप मेमोराइज कह रहे हैं या कहेंगे जी मैंने याद नहीं किया, बस मुझे याद है, तो वो भी याद ही किया ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं लाइक, और कुछ हमने फॉर्मुलेशन ऑफ कमिटीज की बात की है तो वो आपको पता होना चाहिए, याद करेंगे तो पता होगा ना। लेकिन उसके लिए आपने अब नोट्स कंसल्ट नहीं करने, आपको पता होना चाहिए। और कुछ इस तरह की चीजें हम क्लास में बेवहाब बात करते रहे हैं। पंच लाइन्स हमने भी बात की इंट्रोडक्शन सेक्शन में, क्या पंच लाइन्स होती हैं पता होनी चाहिए आपको। अब आप उसको कहीं याद किया है तो मैं तो कहूंगा जी याद नहीं किया, मैंने तो याद करके नहीं बताया आपको। आपको भी याद नहीं होना चाहिए, या क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस वही होंगे। ठीक है जी। और एक दफा सारा आप क्लास लेक्चर देख लें, स्लाइड्स पे से शायद चीजें कम हो। क्लास में जो डिस्कशन मैंने की है, जो मैंने आपसे बातें की, समझ गए बात। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो स्लाइड्स पे नहीं है, जो हमने क्लास में बातें की हैं। तो आपने लेक्चर्स एक दफा सारे सुन लेने हैं, अगर नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किए हैं दोबारा देख के नोट्स बना लें अपने, और उनको एक दफा गो थ्रू कर लें जिस तरह आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक है। Okay, so now coming on to the second part of today's lecture, that is related to the common mistakes which we make in writing. तो कॉमन मिस्टेक्स जो राइटिंग की है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने लिखना शुरू कर दिया है, रीडिंग वाला पार्ट आप पूरा कर चुके हैं, साथ साथ रीडिंग करते रहेंगे, ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है। बट ये कि देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि अब आपने लिखने में उस पर फोकस करना है, तो उनमें क्या चीज ऐसी हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा। अच्छा जी। सो अभी आपने जो आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखा है उसको जरा आपने अपने सामने रखना है, मैं उसको साथ साथ आपको उसमें भी बताऊंगा कि आप क्या गलतियां कर। अच्छा, एक बड़ा कॉमन मिस्टेक हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि चूंकि हमने अंग्रेजी, टेक्निकल अंग्रेजी जिसे कहते हैं ना, वो हमने इतनी लिखी नहीं होती, हमने या पढ़ी भी नहीं होती। हमने जो हमारी हमारे जो जो हमारे रीडिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो रिसर्च पेपर्स तो नहीं थे, वो आप शुरू हुए ना। इससे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, ठीक है, कोई फिक्शन पढ़ते थे, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। कुछ लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कुछ उर्दू में पढ़ते हैं। डाइजेस्ट पढ़ते हैं लोग, अखबार पढ़ते हैं लोग, ठीक है, या नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। प्योर डाइजेस्ट, खवातीन डाइजेस्ट, कुछ लोगों को शौक होता है ये पढ़ने का। तीन औरतें तीन कहानियां, डॉन, मैग, ठीक है, ये इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं। जब इस तरह की चीजें आप पढ़ते हैं तो ये लामोहला हमारी पर्सनालिटी में एक चीज आ जाती है कि हम फिर वही चीज लिखने की कोशिश करते हैं जब भी हमें कहा जाए कि लिखो। टेक्निकल इंग्लिश में और लिटरेरी इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। लिटरेरी इंग्लिश यानी जो आप कहते हैं ना, फिक्शनल इंग्लिश जिसे कहते हैं, जिसमें आप हैं जी, जो आप पढ़ते हैं जी, पुराने जमाने का जिक्र था कि एक बादशाह हुआ करता था, यही पढ़ते हैं ना मोस्टली हम, बचपन से पढ़ते आए। तो इधर भी आप फिर लामोहला ये चीज ले आते हैं अनइंटेंशनली, बिकॉज आपने पढ़ी भी चीजें ये हैं। तो ये जो चीज जब आप लिखेंगे तो वो अंग्रेजी तो ठीक होगी, फॉर्मल इंग्लिश ठीक है, लेकिन वो टेक्निकल इंग्लिश नहीं है। तो जो आपका रिव्यूअर है, एक गोरा बैठा हुआ है अमेरिका में या चाइना में या यूके में, वो जब उसको पढ़ेगा तो वो कहेगा ये क्या अजीब अजीब बातें लिख रहा है, ये तो टेक्निकल इंग्लिश नहीं है। उस चीज को आपने चेक रखना है। मैं उसमें आपको एग्जांपल दे कि एक ये जस्ट डिस्कशन बेस्ड एक एनालिसिस है ये, फ्रॉम फ्रॉम अ पर्सन हु इज अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। लेफ्ट साइड पे व्हाट वी ट्राई टू राइट, एंड द राइट साइड पे व्हाट दे अंडरस्टैंड, व्हाट दे इंटरप्रेट। यानी आप इसको इस तरह ले लें कि आपसे पश्तो बोलते हैं ना, तो अगर एक नया बंदा पश्तो बोलेगा तो आप कहेंगे क्या बातें कर रहा है, क्योंकि आपको पश्तो की माने और उसके माखज और उसकी बैकग्राउंड का अंदाजा है। जब आप जुमले जोड़ते हैं तो आप एक डिफरेंट तरीके से जोड़ते हैं, और जब एक नया बोलने वाला बोलेगा वो एक उसका अपना स्टाइल होगा, तो आप उसको जगह जगह टोकेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
इसी तरह से अंग्रेजी भी, चूंकि मेरी मदर लैंग्वेज, हमारी मदर लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो सारे अफसाने पढ़े हैं। तो जब हम लिखने में अफसाने के स्टाइल में लिखने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल गोरा है अंग्रेज है वो उसमें से फिर गलतियां निकालेगा। तो इधर लेफ्ट साइड पे मेरे अफसाने हैं और राइट साइड पे उसकी इंटरप्रिटेशन है। जस्ट एक 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 एनालिसिस है इसको, अगर आप देखें और इसको कोशिश करें समझने की कि इससे क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अबू बकर ठीक आ रही है? चलो तुम आप पढ़ना शुरू करो ना और समझाओ भी जरा क्लास में। ये एक जुमला बनाया किसी ने, स्टार्ट इस तरह से किया है, आगे कुछ और लिखा होगा, लेकिन इट हैज लॉन्ग बीन नोन। इससे क्या लगता है कि कहाँ से मैंने ये सोचा होगा या किसने सोचा, कहाँ से सोचा? इसका तर्जुमा क्या है, उर्दू तर्जुमा क्या है? इट हैज लॉन्ग बीन नोन, पुराने जमाने की बात है, बहुत अरसे से पता है। तो इससे क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था यार कि बहुत पुराने जमाने की बात थी, एक बादशाह हुआ करता था, तो अब मैं लिखते हुए भी उस चीज को ले आया हूँ। इट हैज लॉन्ग बीन नोन अंग्रेजी गलत नहीं है, लेकिन ये जुमला इंटरप्रिटेशन में रॉन्ग है, क्योंकि इसकी मीनिंग देखें राइट साइड पे क्या है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस तरह की हवाइयां नहीं मारनी है आपने लिखते हुए। आपने जब कोई फैक्ट देना है तो आप फिर रेफरेंस से बात करेंगे, ये यहां से मैंने पढ़ा है और ये चीज है, ये कहना चाह रहे हैं। ऑलवेज टॉक सेंस एंड गिव रेफरेंस। सिर्फ जुमला नहीं बनाना है, जुमले में फैक्ट होना चाहिए और फैक्ट के साथ रेफरेंस होना चाहिए। थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको चीज ये समझ आएगी। आगे देखना शुरू करें जरा, और जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग दौड़ाएं। हो सकता है सारी चीजें आपको समझ ना आए, क्योंकि हर एक की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जिस हद तक आप समझ सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में ये एक चीज आ जाए कि हाँ यार ये चेक रखना है, तो फिर आप कुछ कोशिश करेंगे चेक रखने की। नीचे जाके एक जगह देखें लिखा हुआ है इन माई एक्सपीरियंस, मेरा तजर्बा कहता है। ओ भाई क्या तजर्बा है तेरा? कोई तजर्बा नहीं है। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि बस मैंने एक दफा किया है, वंस। इन केस आफ्टर केस, मे बी ट्वाइस। जैसे पहला है कि गलत लिखा है, इसको कैसे लिखना चाहिए सर? तो ये था इसमें नेक्स्ट स्लाइड, लॉगिन बी सैंपल करेक्ट सैंपल। मैं आपको असला वो दिखाता हूँ जो किसी एक रिसर्च पेपर के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो अकल की बात लेने वाली है ना, वो ये है कि जब आपने बात करनी है तो फैक्ट्स के साथ बात करनी है और रेफरेंसेस देने हैं, बस। ये इसमें से अकल की बात निकलने वाली है। एग्जाम्पल्स बहुत सारी इसलिए दी हुई हैं कि ये बातें इस तरह की हमने नहीं करनी जिसमें ये फीलर आए कि आप शैलो बात कर रहे हैं, शैलो बात कर रहे हैं। आपने ऐसी बातें नहीं करनी जिसमें आप बहुत तारीफें लिखना शुरू कर दें, जिन्हें हम कहते हैं ना एडजेक्टिव्स अंग्रेजी में, कि जी बेस्ट वर्क व्हिच हैज बीन फाउंड, आउटस्टैंडिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आई हैव कैरिड आउट। ये जो वर्ड्स होते हैं ना इस तरह के, बहुत आला, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, ये टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोले जाते। यू स्टे हम्बल इन योर राइटिंग एंड टॉक विदाउट एडजेक्टिव्स, ठीक है? एक्सपीरियंस के साथ ये चीज आएगी, बस चेक रखें आप दिमाग में, इसका एक फ्लैग ऑन होना चाहिए कि जी मैं लिख रहा हूं तो मैंने ये चीजों का ख्याल करना है, ठीक है? आगे चल। एक और बड़ा अच्छा आजकल ये एस्पेक्ट भी है कि आपके ऐसे टूल्स आ गए जो आके आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं। आप एआई जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं टू अ लिमिटेड सेंस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। लेकिन याद रखें कि आजकल प्लेजरिज्म जो है ना, वो भी आपका एआई कंटेंट शो करता है कि आपने ये कहाँ से कॉपी किया है। तो वो एआई कंटेंट अगर आप 19% से ज्यादा कर रहेंगे तो वो भी शो होगा, और वो भी आप अलाउड नहीं है। तो यूज जरूर करें आप एआई टूल्स को, बट विद योर ब्रेन ऑन। उसको फिर थोड़ा सा और चेंज करें, अल्टर करें, ताकि वो चेक में ना आए। ठीक है रहमान?
बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अच्छा, एक जो बड़ी गलती हम करते हैं वो ये कि हम जब भी लिखें हमें कभी भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई, वी, यू, इट इज नॉट यूज्ड इन लिटरेरी इंग्लिश। वी ऑलवेज राइट इन पैसिव वॉइस, थर्ड पर्सन। तो आप चेक रखें, अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन को देखें जो आपने लिखा है, अगर इसमें कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो जरा उसको हाईलाइट करें। देखा आपने कुछ या नहीं लिखा? इंट्रोडक्शन लिखी है अगर तो जरा एक चेक रखें, देखिए उसके अंदर आपने कहीं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या एक्टिव वॉइस पे बात की है। एक्टिव वॉइस का फर्क कर रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस। इट शुड बी थर्ड पर्सन। अगर आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है वो उसको हाईलाइट कर सकें साथ साथ, ताकि उनको भी गलती का अंदाजा आए कि मैंने गलती की है। तो हाँ जी, कुछ लिखा हुआ है अगर आपने, तो आपको कुछ ना कुछ नजर शायद आया हो, या नहीं लिखा हुआ अलग बात है। इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी कोशिश की है आई थर्ड पर्सन पे बात सही लिखी है आपने। इट इज स्टेटेड, इट इज कैपिटल वाइज में मेरा जो एक्सपीरियंस है पार्टी मुझे पार्टी को साइड पर क्रॉस करके देखनी चाहिए जो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से लिखना है। जो ये ठीक है, ठीक है, अगर सही है तो अच्छी बात है, गुड। If you are not having this mistake, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम अगर आई हो तो वो उसको ठीक कर लें, और जिनको नहीं आई है वो फाइन के नोट रखेंगे, आइंदा ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है इसकी, अगर आप देखो उसमें देखिए आप इसमें देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखिए जी, इट इज रॉन्ग, ये गलत है अगर आप यूं लिखें। व्हेन कंसिडरिंग अ बिजनेस पार्टनर यू मस्ट कंसिडर, तो यू शुड नॉट बी यूज्ड हियर, इट शुड बी अ बिजनेस मस्ट कंसिडर। जुमला आगे पूरा बना दें आप। ये सिर्फ मिसाल दी हुई है, आप दोनों आप पे एप्लीकेबल जरूरी नहीं हो, बट जरा से सिर्फ आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। फिर एक अगला जुमला, टुडे वी यूज इंक्रिप्शन टू, ये गलत है, इसको इस तरह होना चाहिए, टुडे इंटरनेट यूजर्स यूज इंक्रिप्शन टू, तब ठीक है। By working with users you can gather, it's wrong,
should be by working with users, website developers can gather, क्योंकि उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं आप. So if I mean to say no I, we, you, only third person in your sentences. ठीक है सलमान, आगे चलते हैं. अच्छा जी, आपने अगर अपने डाटा में कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है या कुछ ऐसी बातें की हुई हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, इनको हम कहते हैं रिडंडेंट इंफॉर्मेशन. ऐसी चीजें आपने नहीं डालनी है अभी. यू शुड बी कॉशियस टू चेक कि मैं कोई फालतू बातें तो नहीं लिख रहा हूँ बीच में जो कि बस ऐसे ही लिख रहा हूँ. इधर एग्जाम्पल दी हुई है कि जी मैंने एक टॉपिक पे सर्च करना शुरू किया, मैंने गूगल सर्च किया, मैंने इतने हजार आर्टिकल निकाल लिए. तो ये कहने की या लिखने की जरूरत नहीं होती. सही है, टू दी पॉइंट बात करें. सेकंड मिस्टेक, इसको अवॉइड करना. थर्ड, जब भी नंबर 10 से छोटा होता है आपके डॉक्यूमेंट में, आगे आएगा अभी तो नहीं है, लेकिन जब आप नंबरिंग या क्वांटिफाई करेंगे ना चीजें, एंड यू फाइंड अ नंबर लेस देन 10, देन यू ऑलवेज स्पेल इट. लाइक यहाँ लिखा हुआ है 5 कंपनीज फ्रॉम 3 रीजन्स वर सर्वेड ओवर अ 3-week पीरियड. ये गलत है. अगर ये इसका सही जुमला हो तो वो 5 नंबर को आप लिखेंगे FIVE, 3 को THREE. तो जब भी 10 से छोटा नंबर होता है तो जो टेक्निकल इंग्लिश है वो आपको ये चाहती है कि उसको आप स्पेल आउट करें बजाय नंबर लिखने के. 10 से बड़ा नंबर आप नंबर लिख सकते हैं. ठीक है आलमगीर सर. THR नहीं, THREE लिखे आप. THREE 3. ठीक है. फिर आप नंबर लिखें. लाइक 14 यू कैन राइट 14, उसमें 14 लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर 3 है तो THREE इज द राइट वे. तो ये गलती को नोट रखें आप. अच्छा, अब ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई है ना सारी की सारी, इसमें इसका ताल्लुक है ग्रामरली से. आपने शायद ग्रामरली का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? किया है. तो ग्रामरली एक बड़ा अच्छा टूल है. अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके मिसस्पेल्ड वर्ड्स, पजेसिव एपोस्ट्रॉफीज, क्योंकि जो जमा वाली जुमला होता है उसमें एपोस्ट्रॉफी उस जमा के बाद आता है और एपोस्ट्रॉफी सिंगुलर से पहले आता है. ये सारे कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपने चेक रखना है. मैं भी आपको ग्रामरली भी दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि उस पर कैसे काम कर सकते हैं आप. और इट्स ऑलवेज गुड टू यूज ग्रामरली. ग्रामरली की एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगी. आपके पास कैसे एक्सेस? अच्छा चले, अगर आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं वैसे ये कर लें. अच्छा, इसका एक पुअर मैन सोल्यूशन और भी है. ग्रामरली ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है आपके जीमेल के ईमेल राइटर के अंदर. तो जब आप जीमेल में ईमेल लिखते हैं ना, तो वो जो आप कंटेंट लिख रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रामरली से चेक हो रहा होता है. तो अगर आपके पास ग्रामरली की एक्सेस नहीं है तो आप जीमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर चेकिंग दी कंटेंट रिलेटेड टू ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एपोस्ट्रॉफीज, आर्टिकल्स ए एन दा का जो इस्तेमाल होता है. जैसे हम जब लिखते हैं A and B, तो A की बात का मतलब जब मैंने पेपर में देखा कोई कॉमा डालते हैं बात भी उसने आप बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि सारे पेपर ठीक नहीं भी तो होते ना, उनमें गलतियां होती हैं. अभी तो आप सीख रहे हैं ना चीज, आइडियल चीज सीख रहे हैं. तो आइडियल यही है कि वो गलतियां ना करें जो कुछ लोगों ने की भी. पेपर हर किस्म के है ना, रेंज है, उसमें बहुत अच्छे भी हैं बहुत बुरे भी हैं. एक और भी सब एग्जांपल है. जैसे आप सेंटेंस डालते हैं बीच बीच से पहले कोई कॉमा डालते हैं कोई नहीं डालते हैं. हाँ. तो आपने अब देखना ये है कि आप ग्रामरली यूज करेंगे. मैं भी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, मैं आप अभी जैसे एक पैराग्राफ उठा के इसको हम करके देखते हैं. चले पहले ग्रामरली देख लेते हैं जरा थोड़ा आपको, और हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डिस्कस. तो मैं उसको यूज करता हूँ.
अच्छा जी, वर्ड 365 की मेरे पास एक्सेस है, ये रेगुलर इसमें ग्रामरली ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। मैं जीमेल के ऊपर भी इसको चेक करता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा जीमेल के पर्सपेक्टिव से इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल खोल लेता हूँ, लास्ट टाइम भी खोली थी, तो से ये अटेम्प्ट 1 मैं इस पे ओपन कर लेता हूँ। और तो मे ठीक ही होगा, इसमें गलतियाँ कम ही होंगी, बट ये मैंने एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन लिखा था, एक रिसर्च पेपर में लिखा था, हो सकता है ठीक, हो सकता है ठीक ना हो। मैं इसमें यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ ग्रामरली में चेक करने के पर्सपेक्टिव, ठीक है। इट्स नॉट अवेलेबल। अच्छा, हम पहले गूगल जीमेल पे चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कंपोज का बटन दबाता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो एट द मोमेंट ये मुझे कोई गलती नहीं बता रहा, तो हम कोई और पेपर देखते हैं जिसमें ये अब ठीक है। देखिए, इसमें इस वक्त कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि इसमें कोई गलती है कहीं। ऐसे ही है, तो इट मीन ये अंग्रेजी इसकी ठीक लिखी हुई है। मैं किसी और को खोलता हूँ, सर्च पेपर्स। चलिए इधर से खोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन लिखी हुई है इसकी भी, हम इसको कॉपी कर लें। इसको हम डिलीट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अभी इधर ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि जो यहाँ इसने ग्रामरली ने गलतियां पकड़ी हैं, कि थोड़ा सा आपको नजर आ रहा हो, विजिबल है। अच्छा देखिए, सबसे पहले इधर बता रहा है कि जी ये एम्प्लॉय कंबाइंस दी टू, यहाँ कोई गलती है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो ये मुझे कहेगा जी कि ये एम्प्लॉइज होना चाहिए, और इस जगह पे ही सेज के इट शुड बी कंबाइंड। यानी सेंटेंस ठीक इस तरह बनता है अगर ये एम्प्लॉइज हम इसको प्लूरल के टर्म में बात करें। यहाँ पे आते हैं इधर नीचे, दीज आर ऑलवेज कम्स, इधर भी कोई गलती है। ये कह रहा है कि दीज ऑलवेज कम, इसको भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है टू फुलफिल दैट इम्पोर्टेंट, तो ये कह रहा है, इधर कह रहा है ये फुलफिल दैट का यहाँ लफ्ज नहीं होना चाहिए। फुलफिल्ड important job values that are man like minded with one needs, तो ये यहाँ पे इसने ये पूरा पैराग्राफ ठीक कर दिया है। ये जीमेल के ईमेल राइटर ने ठीक किया है, ठीक है। अब मैं यही सेम चीज जाके जो है ना अ, उधर क्या गलतियां वो इंडिकेट क्या करता है, जो जो प्रोफेशनल वर्जन है। दोबारा इसको मैंने कॉपी किया, और अब मैं चला गया हूँ जी यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है। क्या किया जी, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया दूसरे अकाउंट। ठीक है जी। अभी देखिए, यहाँ पे भी इसमें भी कुछ इंडिकेशंस अब पहले से ज्यादा आ रही हैं। ये बेसिकली है प्रोफेशनल वर्जन है, वो एक मिनिमम या एक लो एंड वर्जन था। लेकिन यहाँ पे मुझे कह रहा है, अब ये अगर मैं सिर्फ इसको अगर आप इधर ऊपर राइट पे देखें तो ये मुझे 53% एक अपनी इसका कंटेंट ये क्वालिटी बता रहा है। ये इसका एडिटर टूल है, वर्ड 365 का एडिटर टूल है, जो जितना मैंने यहाँ लिखा है इस पर पेस्ट किया है उसकी क्वालिटी है कि 53% ये जो टूल है ये बताता है कि जी इसको इसमें टेक्निकल इंग्लिश किस पर्सपेक्टिव से इंक्लूडेड है। मैं यहाँ पे उसका आपको वो भी दिखाता हूँ कि इस जगह पे एक जगह पे
एडिटिंग, ये देखिए ये टूल नजर आ रहा है आपको, एडिटर लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये इसके अंदर आप किस तरह के आप एडिटर कौन होता है जो आपके काम को ठीक करता है ना, उसको आप दे देते हैं, उसको उसको ठीक करता है। आपके अखबार का एडिटर जो है आपके काम को ठीक करता है। अभी मुझसे पूछ रहे थे कि आप प्रोफेशनल राइटिंग चाह रहे हैं इसकी, या आप फॉर्मल राइटिंग चाह रहे हैं, या आप कैजुअल राइटिंग चाह रहे हैं। तो हमें चूंकि इसको के लिहाज से यहाँ पे मुझे कुछ पढ़ें क्या लिखा हुआ है। एडिटर कैलकुलेट्स अ स्कोर बेस्ड ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ सजेशंस टू बी व्यूड एंड डॉक्यूमेंट लेंथ। तो 53% इसकी क्वालिटी है, यानी इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है 47%। उसके लिए नीचे सजेशंस हैं। मैंने कहा जी कि स्पेलिंग 31 जगहों पे, ग्रामर 31 जगहों पे, और कुछ और जगहों पे क्लैरिटी, कंसाइसनेस, वोकैबुलरी के इश्यूज हैं वो आप ठीक कर लें अगर आप, तो आप जो है वो इस डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ देखते हैं सजेशन क्या क्या है। देखें ऊपर जाते हैं, कहना दी कैपेसिटी, या उसने डॉट लगाए हुए हैं ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहेगा जी इसको क्लैरिटी की जगह क्या करें आप, पढ़े जरा कैसे पढ़ा जा रहा है। फॉर योर रीडर्स, वो सजेस्ट कर रहा है कि आप एबिलिटी को यूज करें इंस्टेड ऑफ द कैपेसिटी टू मैनेज, शुड बी द एबिलिटी टू मैनेज। अब आपकी अकल, अगर आप समझते हैं कि जी ये यूं ठीक, मैंने ये जुमला यूं ही ठीक बनता है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे उसको चेंज कर देगा। आगे जाते हैं हम, कॉम्प्रीहेंड की जगह वो कह रहा है कि आप अंडरस्टैंड यूज करें। यूज कर लिया हमने। राइट पे देखिए स्कोर बढ़ रहा है। आगे यहाँ कह रहा है इज अ क्रूशियल कंपोनेंट, क्रूशियल की जगह कंपोनेंट कह रहा है कि इसको आप पार्ट कर दें, क्रूशियल पार्ट। नीचे आते हैं कैपेसिटी टू कंप्लीट, दोबारा कह रहा है कैपेसिटी की जगह आप एबिलिटी लिखें, टू कॉम्प्रीहेंड की जगह आप अंडरस्टैंड लिखें, आइडेंटिफाई की जगह आप इनमें से कोई नाम यूज करें, फाइंड कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ कह रहा है कि जी यहाँ पे जो आपका ये आपने रेफरेंस दिया हुआ है ना, बिल्कुल साथ जोड़ा हुआ है, तो वो इसके आगे मूव कर जाएगा, स्पेस दे देगा। आपको उसने फिर क्लिक किया हुआ है, वहां भी स्पेस दे रहा है कि जी फुल स्टॉप का स्पेस आना चाहिए, आपने साथ जोड़ा हुआ है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, उसने इसको स्पेस दे दिया। ये वैसे पहला पैराग्राफ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आते हैं इंक्रीज, इधर भी स्पेस मांग रहा है, और इस जगह रिलेशनशिप एमंग कह रहा है बिटवीन यूज करें। नहीं, आपको आपकी अकल भी बीच में डाल रहा है ना, कि आप अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करें कि ठीक है कि नहीं है। भाई ये तो एक मशीन आपको सिखा रही है ना, बट इसमें गलतियां हो सकती हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करें। बता दें इसमें आप 4-5 आप दे देते हैं कि यहाँ बस पहले है इधर लिखे हुए। सही, यहाँ इसमें नहीं, ग्रामरली में नहीं। एमएस वर्ड और इसमें फर्क है। एमएस वर्ड तो आपको सिर्फ मिस्टेक्स बताता है आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग की। ग्रामर की तो मेरा नहीं ख्याल वर्ड को, ग्रामर मीन सेंटेंस मेकिंग, अगर उसमें होती तो फिर तो ग्रामरली जैसे लोग आते ही नहीं, पेमेंट पे टूल है ये। अगर ग्रामरली ना हो तो ये सिर्फ ग्रामरली की वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर मैं रेगुलर वर्ड खोलूंगा यहाँ पे, इसी को खोल लेते हैं, चले मैं आपकी तसल्ली वहां से करा देता हूँ। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन है। अगर वर्ड के अंदर ये वर्ड में तो खोला हुआ है मैंने, कुछ नहीं बता रहा हूँ, कहाँ से लगाऊं चेक कर। ये इसको कह रहे क्या बताया उसने, वो तो वैसे का वैसे ही पूरा पैराग्राफ, जो पैराग्राफ जिसको मैंने पेस्ट किया था उसमें तो कोई गलती नहीं बता रहा, वो तो कह रहा है दो गलतियां कोई हैं, पता नहीं कहीं और हैं, ठीक है। पैराग्राफ ठीक कह रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट ग्रामरली बता रहा है मुझे कि इसके अंदर गलतियां हैं यहाँ पे आके। सही है जी।
तो ये इनफैक्ट यहाँ पे अब मैं इसकी डिटेल आप अपने एंड पे खुद भी जाके देख सकते हैं, बट ये आपको ऑप्शंस देता है कि आपके ग्रामर की मिस्टेक्स क्या हैं, सेंटेंस को ठीक बना सकते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ए एन दा का इस्तेमाल, ये सारा यहाँ पे आपको करेक्ट करता है। ये भी करता है, और अगर आप ये पेड टूल नहीं ले सकते तो मैंने आपको कहा कि दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने यहाँ पे मुझे टिक कर दिया, गलत है ये। अब ये मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा जी कि ये द एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं द एनवायरनमेंट कर दूंगा, तो अब यहाँ पे चूंकि कैपिटल नहीं है तो कहेगा जी कैपिटल कर दो। तो ये जीमेल का जो ईमेल राइटिंग टूल है वो भी आपको असिस्ट कर सकता है, और ग्रामरली पे जाके आप अपने सेंटेंस ठीक कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले को साथ बैठाएं, खुद वो ठीक कर दे आपकी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी ठीक तो करनी है ना, तो ये 2-3 गलतियां हैं जो अंग्रेजी की आपने अपने डॉक्यूमेंट में ठीक करनी है। समझ गए सारे? सुल्तान साहब क्लास में ही आप? अच्छा, तो ये मैंने आपको ग्रामरली के पर्सपेक्टिव से बताया। ग्रामरली की एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है, मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये तो वर्ड में एम्बेड हुआ हुआ है ना, ग्रामरली अलग से भी आप इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, ग्रामरली की एक रिपोर्ट है जो कि जनरेट हुई पेपर पे। ये इस तरह की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है जो ग्रामरली को अगर आप एक डॉक्यूमेंट दें तो वो जनरेट करेगा। लाइक ये कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट का जो स्कोर 85% है, और इसमें ये इश्यूज हैं, 81 क्रिटिकल इश्यूज हैं, 429 एडवांस इश्यूज हैं, टोटल 510 इश्यूज हैं जो कि इसमें राइटिंग के इश्यूज हैं जिनको आपको ठीक करना चाहिए। और डिटेल दे रहा है कि इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने सेंटेंसेस हैं, इतना टाइम इसको रीडिंग में लगेगा, इतना टाइम इसको बोलने में लगेगा, इस पूरी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और जब आप नीचे आते हैं, प्लेजरिज्म ये चेक नहीं करता, प्लेजरिज्म के टूल्स अलग है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये राइटिंग इश्यूज क्या क्या है इसके अंदर। 10 कॉमा मिस यूज विद इन क्लॉजेज हैं, कंफ्यूज वर्ड्स हैं, टेक्स्ट इनकंसिस्टेंसी है। देखिए कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट दे रहा है। ये आपका एक से थीसिस है जो इसको दिया गया। ठीक है, तो हर एक के बारे में डिटेल बता रहा है, ये सारे इश्यूज हैं डिलीवरी के, क्लैरिटी के, एंगेजमेंट के। फिर वो आपको इसके अलावा बता रहा है कि आपने कितने यूनिक वर्ड इस्तेमाल किए अपने डॉक्यूमेंट में, कितने रेयर वर्ड्स। आपकी एक डॉक्यूमेंट की एनालिसिस करके आपको दे रहा है। दिस पर्टिकुलर टूल गिव्स यू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नो कि मैं ये सारे मेरे इसमें ये सारा कुछ किया है। लाइक ये देखिए सेंटेंस लेंथ कितनी है, कह रहा है कि जी आपने एवरेज जो आपकी सेंटेंस लेंथ है वो 16 वर्ड्स पर सेंटेंस है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, 16 वर्ड्स। नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 16 इस डॉक्यूमेंट में। वो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी डॉक्यूमेंट में मैंने सेंटेंस ठीक बनाए कि नहीं बनाए। कम से की जो रिपोर्ट है वो 85% से जितनी ऊपर जाएगी उतना अच्छा आ जाएगा। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कितना होना चाहिए इसका कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस डॉक्यूमेंट में भी वो आपको गलतियां बता रहा है कि ये पहली गलती है आपकी यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ठीक करें। इसके लिए इसने नंबर 1 इंडिकेट कर दिया, वो एंड पे लिखा होगा की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, मैं आगे मूव करता हूँ। ये गलतियां जहां जहां गलतियां हैं, जिस जिस कैटेगरी में उनका नंबर और उनका कलर कोड मेंशन्ड है। ठीक है, और हाँ नंबरिंग दिया हुआ है, और अब आप एंड पे चले जाएंगे, पूरी डॉक्यूमेंट इस तरह से नंबर्ड होगी कलर कोड के साथ। आखिर में जब जाते हैं हम, तो यहाँ देखिए वो फिर आपको उन नंबरों की डेफिनेशन दे रहा है। पहला था मीडियम था ना, देखिए पहला मीडियम था। क्या कह रहा है मीडियम में? कह रहा है कॉमा मिस यूज विद इन क्लॉजेस। यहाँ उसने कॉमा नहीं लगाया हुआ था, कॉमा लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा जुमला। और इस तरह से ऑटोमेशन को कह रहा है कि कैपिटल कर दें आप। हर पर्टिकुलर मिस्टेक की ऑप्शंस दे रहा है आपको, ताकि आप रीराइट करें और उसको ठीक कर लें। और लेकिन अपनी अकल इस्तेमाल करें, ऑटो करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको कह रहा है कि आप चेक करें, आपको ठीक लगता है तो करें, नहीं लगता तो ना करें। समझ गए बात? तो इट्स अ टूल विच असिस्ट यू फॉर नंबर ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, एंड इट्स ऑलवेज गुड। आजकल जो आपको रिसर्च पेपर अच्छे नजर आते हैं ना, वो इस वजह से अच्छे नजर आते हैं कि ग्रामरली का लोग यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है।
साथ में लेटर होते हैं 1 2 3 करके कौन बता सकता है? ग्रामरली पूरी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन हाँ तो वो अनपेड है ना, फ्री है ना, इसलिए फ्री वाले में लिमिटेड है, ये पेड है। लेकिन कितनी पेमेंट है वैसे उसकी है आप ख्याल में? अगर आपको यूज हो, दो तीन दोस्त मिलके ले सकते हैं, और वो अच्छी चीज है मेरे ख्याल में। इसको आप मेरे ख्याल में $20 पर ईयर है शायद, ऐसा कुछ होगा, या $40 पर ईयर है। 100+ है तो चले, 100+ भी है तो आप 5 लोग मिल के लेंगे तो $20 पड़ेंगे आपको, सही कर। तो लॉग इन तो एक बंदा एक वक्त में ही करेगा ना, 100 यूज करे, इसमें क्या है? बस तो यही तरीका है, यही तरीका है। अच्छा जी, सो आई होप ये एक अच्छी टूल की इंट्रोडक्शन आपको हो गई है, और इसमें आपको असिस्टेंस जिस हद तक आप लोगों से ले सकते हैं ले इसके अंदर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हमने अपनी कभी डॉक्यूमेंट में पास्ट और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना होता। वी शुड राइट इन प्रेजेंट टेंस, ये चेक रखें। पैसिव वॉइस यूज करें और प्रेजेंट टेंस में लिखें। चाहे पेपर 50 साल पुराना भी पढ़ के उसके बारे में लिख रहे हैं ना, तो पढ़ तो आप आज रहे हैं ना, तो आप लिख सकते हैं कि दिस पेपर स्टेट्स और द ऑथर्स इन दिस पेपर प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मास फिनोमेना। तो ये नहीं कि प्रोवाइडेड if they had given the past tense, future tense, void tense, writing tense. तो इंट्रोडक्शन अब दोबारा देखिए, अपने यहाँ पे पास्ट टेंस भी कुछ नहीं किया उसके अंदर, जो आपने इंट्रोडक्शन में किया। जो आपने इंट्रोडक्शन लिखी है उसमें पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया। स्टील आर्टिकल्स पास्ट और फ्यूचर टेंस या लिटरेचर रिव्यू देखिए जरा, लिटरेचर रिव्यू में देखिए कि इसमें तो पास्ट टेंस 16 पे आता है। लिटरेचर रिव्यू सब लिखा हुआ है ना, लिटरेचर रिव्यू सही है। अगर ये दो पास्ट टेंस इन लिटरेचर रिव्यू।
वैसे कॉमन नहीं है उसको वैसे लेटर्स कैसे जो शॉर्ट आर्टिकल होते हैं लेकिन ये वो काम नहीं है नाम भी बात नहीं इसका बहुत सारा काम है और भी अच्छा नहीं करेंगे कोई बात नहीं जी they found से better है कि we also inspired yes problem is past message very sincere yeah it is found in all the author's mind so it's basic language change policy उसका ये रोल एक क्वेश्चन डाउट से जितने इंपॉर्टेंट स्टेज है उसके ऊपर जो आता है अभी इसमें शायद में सब वही सारी चीजें बताएंगे उसको नाम है ग्रेजुएट से आप भी कर प्लीज से इंटरेस्टिंग की होगी और सर्च करो उस एक रेफरेंस बताने के लिए उसका एक दो सेंटेंस और से बताने का क्या कंट्रोल हमारे टेल और की कंपटीशन में गवर्नमेंट पेज को इसका क्लास होता है ठीक है जी सो आपको गलतियां अगर नजर आई है उसके अंदर अगर नहीं आई है तो अगर लिखनी नहीं आप लिखनी है कि गलती है यस सर as much as possible पहले लास्ट में चेक इसमें कुछ बन जाएगा डिटेल नहीं होगा
ठीक है जी, आगे चले। आप इस स्लाइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहली एक चीज लिखी हुई है कि नॉट साइटिंग सोर्सेज, जिसकी बात मैंने आपको पहली वो पिक्चर दिखाते हुए भी की थी कि आप जब कोई फैक्ट देते हैं तो उन्हें ही फैक्ट चाहिए, लेकिन जब फैक्ट दे रहे हैं तो फैक्ट को विदाउट रेफरेंस डालना गुनाह है इन 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 एकेडमिक या टेक्निकल इंग्लिश। सो अगर एक फैक्ट आपने बयान किया, लाइक इधर लिखा है कि इन द फॉलोइंग ईयर 28 बैंक्स फॉलोड द ट्रेंड एंड ऑफर्ड ई बैंकिंग सर्विसेज, ये एक फैक्ट है। तो इसके आगे इसका रेफरेंस जहां से ये लिया गया है वो लाजमी आना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। ठीक है, नंबर वन चीज। बाकी की जो तीन चीजें यहाँ मेंशन्ड है, मिसिंग वर्ड्स, जिसमें आर्टिकल का यूज है, ए एन का इस्तेमाल है, हाइफेनेशन का यूज है, ये आपको आपका ग्रामरली बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर देता है। तो इसके लिए वहां पे आपने चेक रखना है कि जी ये ठीक यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट, आर्टिकल का यूज ए एन और हाइफेनेशन, कुछ वर्ड्स हाइफेनेट होते तो उनको आपने अकॉर्डिंगली वेटेज देनी है। पेज नंबर्स का चेक रखना होता है कि ये ना हो कि 3 के बाद 10 पेज नंबर आ जाए, 10 के बाद 12 आ जाए। तो अगर पेज नंबर दिए हैं तो चेक रखें कि मैं ठीक पेज नंबर दे रहा हूँ। फोन्ट्स पे बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि कट पेस्ट किया होता है। एक जगह आप 10 में टाइम्स न्यू रोमन लिखा होगा, अगर 15 में एरियल आ जाएगा, फिर 4 में आप ये गलती बहुत बुरी लगी है। पर आप सीधे तौर पर चलते हैं कि एक बंदे ने कट पेस्ट नहीं की। तो सारा जो आपका फोल्ड है वो एक सिंगल फोल्ड साइज होना चाहिए। और जो जनरली हम यूज करते हैं टाइम्स न्यू रोमन का साइज 12 यूज करते हैं, 12 फॉर रेगुलर टेक्स्ट। और अगर आपने हेडिंग देनी है तो वो साइज 14 पे बोल्ड कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसको ही फॉलो करें ताकि एक कंसिस्टेंसी हो आपकी डॉक्यूमेंट। एरियल यूज कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक ही फोल्ड आप यूज करें, एक यूज करें प्रेफरेबली। एरियल जरा असल में ना, एरियल का ये होता है कि वो ज्यादा जगह लेता है। हाँ, एरियल का 12 और टाइम्स न्यू रोमन का 12 में ये है कि अगर आप 12 में टाइम्स न्यू रोमन की डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो वो 10 पेजेस में अगर खत्म हो रही है तो एरियल वाली 12 पेजेस पे चली जाएगी। ये जब आपको 10 पेज और 12 चाहिए तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करें आप, मैं कह रहा हूँ कि एरियल को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें आपकी प्रिंटिंग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, पेज का प्रिंट निकलना है ना। तो आप कम वाले को यूज करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन बहुत कॉमन है ज्यादातर, तो आप टाइम्स न्यू रोमन को यूज करें, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन के लिए एरियल इस्तेमाल करें क्योंकि एरियल प्रेजेंटेशन में खुला नजर आता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने थोड़े पहले बताई आपको कि एक पेज पे शुड नॉट बी मोर देन 3 पैराग्राफ्स। आई हैव नोटिस एंड आपकी गलतियां जो करेंगे पता करेंगे कि दो लाइनों के पैराग्राफ, तीन लाइनों के पैराग्राफ होते हैं, ऐसे नहीं करते। मिनिमम 3 पैराग्राफ पे या 3 से ज्यादा पैराग्राफ एक सफे पे नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ भी नहीं होने चाहिए, पता चले कि पूरे पेज पे एक ही पैराग्राफ, कोई मिनिमम 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम बस 3 ही कह रहा हूँ, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 3 मतलब सही है, 2 भी चल जाएंगे अगर आप बहुत प्रॉब्लम में है कि जी ट्रांजिशन ऐसे ही हो रही है, लेकिन ये एक पैराग्राफ है तो 3 इज अ रीजनेबल फिगर। 3 4 करें, 2 भी कम है। 3 4 में सही, एक सही फिगर 3 या 4, 3 या 4 बस। तो इसमें रखिए। और ट्रांजिशन का मतलब ये है कि पैराग्राफ टू पैराग्राफ में पता चल रहा हो कि अभी पे नई बात शुरू हो रही है। ठीक है, वो ट्रांजिशन का ख्याल आपके रखना है। पैराग्राफ में डालने का मतलब यही होता है कि अभी पे नई बात, तो वो चीज ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट जो है ये कौन एक्सप्लेन करेगा? Reference for references section will be one non-second text. हाँ जी, कौन बताएगा?
जी जी बताएं, एक्सप्लेन करें ना। तो यार हमने रेफरेंस किया वो एंड पे सब और कॉपी के एंड रेफरेंस ना या एंड को रेफर किया लेकिन वो ऊपर पेपर में या ये जो समझ आई बात ये सबको ये? आपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपने इन टेक्स्ट रेफरेंस 30 जगह में दिए, बस की करनी, लेकिन जब एंड ऑफ टेक्स्ट जाके देखते हैं तो वहाँ 20 रेफरेंस है, 10 राइट या अदरवाइज कि आपने यहाँ 30 दिए हुए और इन टेक्स्ट पे 20 दिए हुए, बात कम है। ये दोनों जगह मैचिंग होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने उधर कुछ इसी क्या पता चल रहा है कि आपने वही कट पेस्टिंग किया, प्लेजरिज्म किया हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो ये काम करते हैं, हो सकता है आप कहेंगे ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा भी होता है, तो इसका ख्याल रखना है, दोनों जगह मैच होना चाहिए। सही है, लेकिन सर वो प्रोसीजर आपने बताया तो आप वहां नंबर देते तो नीचे आ जाएगा ना। आप अगर आप मैनुअली यूज करें तो ये मसला नहीं आएगा। ये मैनुअल नहीं है। हाँ मैनुअल में ये मसला आएगा। जो कट पेस्ट लोग करते हैं ना, करते हैं लोग, कट मारा कट पेस्ट किया, उसमें ये मसले आते हैं। उसकी गलती भी हो सकती है, आपकी नंबरिंग भी नहीं होगी। सुबह में स्टैंडर्ड में गलती हो सकती है, नंबरिंग में गलती हो सकती है, क्वांटिटी में गलती हो सकती है, नंबर टोटल नंबरों में गलती हो सकती है, और वहां जो नाम एड्रेस वोटिंग नहीं हो सकती। बहुत सारी गलती है, मतलब तो मिस्टेक ही मिस्टेक्स हैं उसमें। अभी मेरा ये कि मेरे बच्चे चैप्टर करने चाहिए तो पहले वो थोड़े मतलब इनसेंस की छोटी छोटी पैराग्राफ फिर दो पैराग्राफ में तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप वो आपके ऊपर है। या तो आपने ये भी होता है कि किस तरह से आप और लिखिए, कंटेंट शॉर्ट है इसका मतलब, इसके अंदर और डालें ताकि पैराग्राफ आपकी पेज पे 3-4 से ज्यादा पैराग्राफ हो। अभी से जैसे मेरा एक और चैप्टर सेकंड पेज है जो मेरे थर्ड पेज है उसमें सर ऐसे है कि मेरे एक ही पेज पे दो सब दो सेक्शन आ रहे हैं। तभी पहली वाले की भी दो है, दूसरी वाले की आते तो उसकी भी दो स्टार तीन स्टार टोटल नंबर ऑफ 5 बार। सर आप जैसे करना चाहें करें, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अब आप अपने ऊपर उसको कैसे उसको मुसलमान करते हैं वो आपने करना है। सोचें क्या करूं मैं, समझ रहे बात। मैंने आपको ये बताया कि जी एक पेज पे 3-4 से ज्यादा पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, वो बुरी लुक देते हैं। छोटे 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 पैराग्राफ्स डजंट कन्वे द राइट मीनिंग। तो आप इसका मतलब ये है कि अगर आपके सेक्शन छोटे हैं, सेक्शंस को बड़ा करें, उसमें और थोड़ा गोश्त डालें। अभी वो ढांचा है तो हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाए। दो दो सर समझ गए बात। सर ये प्रोडक्शन आप दो पेज चला सकते हैं, प्रॉपर की मैच स्पेस है आप तो 1.5 अच्छा ये अच्छा 1.5 ठीक है जी, आगे चलें। ये वो सारी मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस की हैं, जिनको हमने मतलब ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी है। ठीक है, और अगर ये आपको क्लैरिटी है, इसको आप नोट रखेंगे जहन में कि मैं ये गलतियां कर सकता हूँ, तो फिर आप नहीं करेंगे। अगर नहीं रखेंगे जहन में तो फिर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स लोग करते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट का कुछ बन जाता है और उसकी समझ किसी को नहीं आती। ठीक है जी, दिस इज एज फार एज दी कॉमन मिस्टेक्स आर कंसर्न। आज इतना ही रखते हैं हम। चलिए हम सवाल अभी आप काफी लोग कि आप अपना खाने पीने की और दिमाग क्रिएट कर लीजिए काफी बात है ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अपने एग्जाम वीक होगा और एग्जाम वीक के बाद इंशाल्लाह 30 अगस्त को हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन 30 अगस्त ऐसे ही 30 जुलाई सॉरी 30 जुलाई, सॉरी 30 जुलाई, 30 जुलाई को दोबारा मिलेंगे। और एक और सेशन जो मैं प्लान करूंगा वो 30 जुलाई के आसपास ही करूंगा, वो मैं आपके ग्रुप पे आपको बता दूंगा कि वो ऑनलाइन किस टाइम पे होगा, 30 जुलाई से पहले होगा या 30 जुलाई के बाद होगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, सर ये आप कहते हैं कि 2 से 2.5 पेज तक होना चाहिए तो क्या है जो नेक्स्ट में पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो वो नए पेज से होना चाहिए या उसी वैसे जनरली इसको प्रैक्टिस क्या किया है नए आर्ट से पेज स्टार्ट से होना चाहिए कॉन्टिन्यूएशन में होता है वो। थीसिस के चैप्टर्स होते हैं जो अलग पेज पे होते हैं। अभी ये चैप्टर्स नहीं लिख रहे आप, अभी एक ही डॉक्यूमेंट आप फ्लो में लिख रहे हैं, तो वो लगातार होगी तो इस पे कंटिन्यू कंटिन्यू।
अच्छा जी, सो और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं इसको, ठीक है।